करज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे जो शंघाई कौंसिल ऑर्गेनाइज़ेशन की बड़ी इम्पोर्टेंट एक समिट हुई है समरकंद में। उसमें क्या-क्या चीज़ें हुई और बड़े लीडर्स ने वहाँ पे शिरकत की। इसके साथ-साथ इस रीजन में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ हमें नज़र आ रही हैं, जिस तरह हिंदुस्तान का इन्फ्लुएंस हम देखते हैं कि वो काफ़ी बढ़ गया है और अमेरिका के साथ ताल्लुकात हो, यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात हो या दुनिया की बड़ी जो ताकतें हैं, उनके साथ उनके ताल्लुकात हों। लेकिन हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं? आज इसके ऊपर बात करेंगे और स्पेशली जो शंघाई कौंसिल ऑर्गेनाइज़ेशन है, कोऑपरेशन ऑर्गेनाइज़ेशन है, वहाँ पे क्या हुआ? क्योंकि मदद की अपील की पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ ने, लेकिन मुझे लगता है जो चीज़ मुझे नज़र आई है, कोई ख़ास उस पे मतलब ऐसी कोई एक्शन नज़र नहीं आया। तुर्की के प्रेज़िडेंट से भी उनकी मुलाकात हुई, बाकी भी वर्ल्ड लीडर से उनकी मुलाकातें हुई। बात करेंगे और बात करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद है सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम स्वीडन डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। मेहरबानी, शुक्रिया। डॉक्टर साहब, एक तो ये बताइएगा कि जो शंघाई कौंसिल है, इसकी इम्पोर्टेंस आपको क्या लगती है? क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है इसमें नहीं है, लेकिन बाकी दुनिया के बड़े ममालिक रशिया है, चाइना है, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है या फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं। सऊदी अरेबिया भी शायद आना चाह रहा है उसमें और ईरान मौजूद था। सर, कैसा देखते हैं कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हम बाकी दुनिया को इस फोरम के ज़रिए? मेरे ख्याल से ये बड़ा इम्पोर्टेंट फोरम बनता जा रहा है, क्योंकि मैंने कल देखा था इनकी दोनों की जो है ना स्पीचेस, जी, चाइनीज़ प्रेसिडेंट की और प्रेसिडेंट पुतिन की। हाँ जी, दोनों ने कहा है कि ये जो पुराना दुनिया का निज़ाम था, यूनिपोलर डोमिनेशन, जी, वो ख़त्म होनी चाहिए और हम एक और किस्म की दुनिया चाहते हैं जिसमें कई पावर्स की जो है ना पोजीशन को माना जाए। तो दोनों ने एक ही बात की है। ये कहा जा रहा था ना वेस्टर्न प्रेस में कि जी रूस ने चाइना की बड़ी वो क्या कहते हैं टेरिटरी पे कब्जा कर लिया है, तो इन दोनों का तो झगड़ा होने वाला है, ये है। लेकिन कल तो दे वर ऑन द सेम पेज। लिहाजा इस वक़्त एक जंग चल रही है इंफॉर्मेशन की भी। वो बहुत ज़बरदस्त जंग। मैंने खुद यहाँ स्वीडन में देखा है, अखबारों में इधर-उधर के जी क्योंकि चाइना जो है रूस ने चाइना की कोई टेरिटरी ले ली है, तो अब तो इनका झगड़ा होने वाला है। लेकिन कल तो झगड़े वाली कोई बात नहीं थी, बल्कि दोनों ने देव एक ही बात की कि ये जो पहला निज़ाम चल रहा था ना, यानी वेस्टर्न वर्ल्ड की डोमिनेशन, बाकी सारों को हुक्म और जी, ये, इसको अब हम नहीं चाहते कि ये कंटिन्यू करे और कई पावर्स की इसमें गुंजाइश होनी चाहिए ताकि दुनिया एक और किस्म की बने। तो एक राइट, तो मैं समझता हूँ अगर ये इन दोनों का अलायंस अभी ज़िंदा है, तो वहाँ पे इंडिया भी एक थर्ड पावर बड़ी अब है दुनिया की, वो भी वहाँ पहुँची हुई थी। यस, उज़्बेकिस्तान वाज़ ऑफ कोर्स द होस्ट और अगले साल बाय द वे इंडिया होगा होस्ट इस कॉन्फ्रेंस के लिए और चाइना के प्रेसिडेंट की मैंने खुद सुनी है कि वी विल सपोर्ट इंडिया, जो कल अगले साल हो रही है, ये उनका एक बयान भी आ गया है। तो कई चीज़ें हो रही हैं। इंडिया, लेट्स से रशिया, चाइना एंड देन इंडिया, अगर ये तीनों किसी तरीके से डिस्पाइट द डिफरेंसेस बिटवीन इंडिया एंड चाइना कुछ अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि भई हमने इस इलाके को दोबारा मज़ीद किसी के कंट्रोल में नहीं आने देना, तो ये बहुत बड़ा कमाल होगा। प्रॉब्लम जो है कि अमेरिकन्स आर वो बहुत कोशिश कर रहे हैं इंडिया को इसमें से निकालने की। प्रैक्टिकली निकालने की नहीं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग अलायंस से कहीं दूर रखने के लिए बा कई उनके वो क्या कहते हैं पार्लियामेंटेरियंस जो हैं मेंबर उनकी असेंबली के, कांग्रेस के, वो जी, आ जी, चुके हैं। बहुत डिप्लोमेसी अमेरिकन्स कर रहे हैं इंडिया को अपने साथ लाने के लिए। और महल इंडिया में भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है कि देखें चाइना जो है वो ऑटोक्रेटिक स्टेट है, हम एक सेकुलर डेमोक्रेसी हैं, दिस इज़ व्हाट द इंडियंस से। तो जी, हमारा जो वो थिंकिंग जो है वो
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ मिलती है। लेकिन चाइना और इंडिया जो है, एक तो झगड़ा भी हुआ है, फिर साथ-साथ इस इलाके की 2 बड़ी पावर्स हैं, जी। तो इनको रिस्पॉन्सिबली भी एक्ट करना पड़ेगा। अब देखना है कि इंडिया ने सारी उम्र बैलेंसिंग रोल ही किया है। जब नॉन अलाइन्ड मूवमेंट भी थी, तो दोनों तरफ से वो एड लेते थे और अपनी कहते थे कि हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखते हैं, जिस पे अमेरिकन्स को हमेशा शक था। लेकिन सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद वो शक भी खत्म हो गया, क्योंकि चाइना के साथ इंडिया का झगड़ा हो गया और चाइना, जिसको तैयार अमेरिका ने किया था, वो अमेरिका के लिए सरदर्द बन गया है, क्योंकि उसकी अपनी इकोनॉमी इतनी बड़ी होती जा रही है। तो वर्ल्ड सियासत में मैंने हमेशा की है, एनर्की है। यू कैन नेवर ओके। प्लान एवरीथिंग टू योर एडवांटेज, ऐसे होता नहीं है। एग्री सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये मतलब जिस तरह हम सोचते हैं या जो भी लोग सोचते हैं उसी तरीके से शायद चीज़ें नहीं चलती। सर 2 चीज़ें हैं, एक तो ये है कि रशिया के खिलाफ यूक्रेन के ऊपर हिंदुस्तान ने, मैं ये कहूँगा, ठीक है कोई और हेल्प तो नहीं की, लेकिन जब यूनाइटेड नेशन में उस हवाले से कोई चीज़ आई है, तो उसके अंदर उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। इनडायरेक्टली ये अमेरिकन्स भी कहते हैं कि उन्होंने रशिया का साथ दिया है यूक्रेन के जी, ऊपर। एक तो सर ये चीज़। सेकेंडली सर, डू यू थिंक अमेरिका इतना इन्फ्लुएंस कर सकते, क्योंकि इंडियन पॉलिसी सर हमने यूज देखी है, आपने यकीनन मुझसे ज्यादा बेहतर देखी हुई है। तो उसमें यह कि वो अपने हिसाब से चलते हैं, अपना वो फैसला करते हैं जो उनको लगता है कि इसमें हमारा इंटरेस्ट है, हमारे कंट्री के लिए या हमारे लोगों के लिए बेहतर है। तो ये तो 75 ईयर में तो ये चीज बड़ी क्लियर हुई है, अमेरिका को भी, रशिया को भी, चाइना को भी, पाकिस्तान को भी और बाकी दुनिया को भी। तो दोनों पे आपका सर टेक चाहूंगा, एक यूक्रेन के ऊपर और दूसरा अमेरिकन इन्फ्लुएंस के ऊपर ऑन इंडिया। यूक्रेन के ऊपर क्या सवाल था आपका, ज़रा सर दोबारा वो ये कहें? था कि मतलब डायरेक्टली तो साथ नहीं दिया रशिया का इंडिया हाँ, ने, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। यूनाइटेड नेशन में या कहीं इस तरह का कोई फोरम होता था तो उसमें अमेरिकन यही कह रहे कि उन्होंने साथ दिया रशिया का। जी, जी। मुझे याद है कि जो उन्होंने कहा था कि हम लगाएँगे वो सैंक्शंस, तो फिर बिल्कुल। अमेरिका के अंदर ही उनके जो थे लॉ मेकर्स, ये वो, उन्होंने कहा कि नहीं, इंडिया इज़ टू इम्पोर्टेंट फॉर अस कि हम लगाएँ। तो इंडिया की इम्पोर्टेंस अमेरिका के लिए तो बहुत ज़्यादा है। तो यूक्रेन के ऊपर जैसे भी इंडिया ने बिहेव किया है वहाँ वोटिंग पे, तो वो इ इनडायरेक्टली र र रूस के हक में जाता है ना, जी बिल्कुल। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इंडिया का क्लाउट अब इतना हो गया है कि उसको, जैसे पहले एक ज़माने में मुमकिन था, तब भी मुश्किल था, क्योंकि बहुत बड़ा मुल्क था और इनके जो प्राइम मिनिस्टर, ये वो, उनका दुनिया में आफ्टर ऑल इन्फ्लुएंस था। अब तो और भी मुश्किल हो गया कि वो हुक्म चलाएँ, और वहाँ के मसलन फॉरेन मिनिस्टर ने कह दिया किसी को, वो कह रहे थे जी आप रशियन ऑयल ले रहे हैं, ये वो गैस। उसने कहा जितना आप 1 दिन में इस्तेमाल करते हैं, हम 1 महीने में करते हैं भई, हमें 30% अगर सस्ता मिल रहा है और हम एक डेवलपिंग मुल्क हैं, तो हम क्यों ना लें? तो ये चुप हो गए सारे। अब द थिंग इज़, जब हम कहते हैं इंडिया अपने इंटरेस्ट में करता है अपने जी। डिसीजंस, तो ये तो एक हेल्दी साइन है, जो इमरान खान ने भी माना है और कुछ नहीं माना, ठीक है? लेकिन कोई मुझे ये बताए, अमेरिका के अपने इंटरेस्ट में नहीं सारा कुछ करता। हाँ, बिल्कुल। तो अगर अमेरिका करता है, व्हाट इज़ गुड फॉर द गूस इज़ गुड फॉर द गैंडर। हर मुल्क को करना चाहिए। होता है ये कि आप गरीब मुल्क हैं, छोटे मुल्क हैं, कमज़ोर मुल्क हैं, तो आप पे एक्सटर्नल पावर्स का ज़ोर बहुत होता है। इंडिया अब उस पोजीशन में नहीं है। ठीक है, अभी भी उनकी जो आर्मामेंट है वो डिपेंडेंट है रूस पे, अब अमेरिका पे और बाकी दुनिया पे। क्योंकि आफ्टर ऑल कॉलोनियल दौर से निकले, वो उसमें से निकलते-निकलते अभी टाइम लगेगा। चाइना उसमें जी। इंडिपेंडेंट हो गया और वो सबको अब आँखें दिखाता है, ये हमने देख ली है। तो मेरे ख़्याल से जो है ना, ठीक है, अमेरिका को एक प्रॉब तो है ना कि पाकिस्तान को भी वो नहीं चाहते कि ये सारा कंप्लीटली अमेरिका के साथ हो जाए। तो अभी इंडिया को इतराज़ हुआ है, जो उन्होंने F-16s के F-16 वाले। पता नहीं स्पेयर पार्ट्स दिए हैं। जी, जी, तो ये एक बिल्कुल सर। बैलेंसिंग एक्ट है। मैंने इस पे बस देखा कि इंडिया में क्या बात कर रहे हैं। वो कहते हैं ये जो है ना, इज़ अ प्रॉब्लम फॉर अस इन इंडिया, बट वी अंडरस्टैंड कि बेसिकली अमेरिकन्स वांट टू कल्टीवेट अस। वो खुद कहते हैं कि ओके। जो उनका मेन मरकज़ है ना हमारे इलाके में, वो इंडिया है। ओके।
और वो शायद अफ़ोर्ड कर सकते हैं कि पाकिस्तान की भी थोड़ी वो मदद कर दे, क्योंकि अमेरिका के इंटरेस्ट में फिर नहीं ना है कि बिल्कुल ही पाकिस्तान को अबैंडन किया जाए और वो उसके पास और कुछ ना रहे, तो वो बिल्कुल ही चाइना का सैटेलाइट बन जाए। तो हुँ। ये ये इस किस्म की डिप्लोमेसी चल रही है। राइट। अच्छा सर, एक चीज़ एक तो ये हुई, एक इसके साथ जो है मुलाकात हुई है व्लादिमीर पुतिन के साथ मियाँ शहबाज शरीफ साहब की। इसके साथ-साथ टर्की के जो प्रेज़िडेंट हैं तैयब एर्दोग़ान साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई, ईरानियन प्रेज़िडेंट के साथ मुलाकातें हुई हैं। तो सर क्या आपको नज़र आता है, क्योंकि रशिया के पास जिस तरह हिंदुस्तान वहाँ से तेल और गैस दोनों चीज़ें वहाँ से परचेज़ कर रहा है, और वो कह रहे हैं कि हमने बिलियन ऑफ डॉलर जो है पिछले 6-7 महीनों में बचाए हैं, अपने मुल्क को ठीक है। फ़ायदा दिया है। हम तो जी। सर बहुत ही एक क्रिटिकल सिचुएशन से गुज़रे हैं, हमारे लिए तो शायद एक-एक सिंगल डॉलर जो है वो बहुत अहमियत रखता है। तो क्या सर हम अमेरिकन इन्फ्लुएंस से निकल कर हम ऐसा कोई डिसीज़न ले सकते हैं, आपको लगता है? लगता तो नहीं है, और पाकिस्तान बिल्कुल भी अमेरिका के असर से निकल के फिर कहाँ जाएगा? ओके। चाइना के साथ ही जाएगा ना। जी। और रूस जो है वो क्या, चलो पाकिस्तान जाता है रूस की तरफ, क्या रूसी जो है वो इंडिया के को छोड़ के पाकिस्तान के साथी हो जाएँगे? मेक्स हुँ, नो सेंस टू मी। राइट। तो अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ रिलेशनशिप सही कर ले, तो ये कई क्लब्स में एंटर हो सकता है। ये हुँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग है। गुड, गुड, लेकिन गुड। उन्होंने अपने दरवाजे बंद किए हुए हैं। देखिए ना, ये सारा कुछ जो है, शंघाई कॉन्फ्रेंस ये जो है सारी, आफ्टर ऑल एक अल्टरनेटिव ट्रेड रूट, ट्रेड पॉसिबिलिटी बढ़ाने के लिए है ना। सर तो उसमें नरेंद्र मोदी जी ने बात भी इस हवाले से की है कि हम चाहते हैं कि यार एक तो लोकल करेंसी में ट्रेड हो और सारे लोग इसका मतलब पार्ट बने। बिल्कुल, ये सारे ही कह रहे हैं। द ओनली प्रॉब्लम इज़ पाकिस्तान। इमरान खान इज़ इन्फैक्ट टेरिबल फॉर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, एंड पाकिस्तान इज़ इन्फैक्ट टेरिबल फॉर ये जो रीजनल ओके। एशियन पॉलिटिक्स है। ये प्रॉब्लम है इन दोनों का। ये दोनों जी। ऐसे बच्चे हैं जिनको कंट्रोल कोई नहीं कर सकता, ये प्रॉब्लम है। अच्छा वरना सर। मुझे तो क्लियर जी, जी। नज़र आता है, पाकिस्तान अगर इन चीज़ों से फ़ायदा उठाना चाहे, तो ये गोल्डन मौका है। दरवाजे कई खुले हुए हैं। हुँ। लेकिन अब देखें ना, जब फ्लड्स आए इन्होंने कहा इंडिया से नहीं लेना जब तक कश्मीर पे ये है वो है। यार, तुम्हारे कहने पे वो अपनी कश्मीर पे इतनी बड़ी उनकी मूव है, वो खत्म कर देंगे, और वो भी इसलिए कि तुमको उन्होंने वो क्या कहते हैं इमदाद देनी सब्जियाँ है। देनी है या सब्जियाँ देनी है, दाद। कोई अकल की बात करो। तो हुँ, पाकिस्तान को कब अपना सेल्फ इंटरेस्ट समझ आएगा, दैट इज़ द क्वेश्चन। मैं तो हाज़िर हूँ अपनी एक्सप्लेनेशन देने के लिए, मगर मुझे कभी किसी ने कॉन्टैक्ट नहीं किया। राइट, आप जैसे राइट, लोग राइट। कर लेते हैं। जी। आई मुझे याद है एक कॉन्फ्रेंस में, वो फ्लैटिस होटल में हुई थी, तो रशियन एम्बेसडर और पाकिस्तानी कई जनरल आए हुए थे। जनरल बाजवा, नॉट आवर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अनदर रिटायर्ड वन, एंड जी, नॉट आसिम जो जी, जी। जिसने बड़ा माल पिज़्ज़ा बना वाले लिया। जो हैं, पापा एक जान और पिज़्ज़ा बाजवा वाले नहीं, साहब, दूसरे थे। जी, जी। एक और बाजवा साहब। तो मुझे भी इन्होंने बुला लिया गलती से, किसी एक प्रोफ़ेसर को भी बुलाओ। तो मैंने दोनों की बातें सुनी, रशियन एम्बेसडर की भी पूरी तकरीर सुनी, हमारे जनरल साहब की भी सुनी। हमारे जनरल साहब कह रहे हैं कि सिर्फ़ इकोनॉमिक नहीं, हमें मिलिट्री अलायंस भी बनाना चाहिए। और हमारा थीसिस ये था कि इस सारे इलाके में अमेरिका और इज़राइल जो है ना वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, एंड इंडिया। ये 3 पावर्स डिस्टर्ब कर रही हैं हमारी ये सेपेक और ये और वो। जी। तो मुझे जाना था, मैंने कहा यार मुझे पहले एक चांस दे दो बोलने का। मैंने कहा बात सुनो, इज़राइल और अमेरिका तो इस इलाके में है ही नहीं, अगर वो आए हुए हैं तो उसे निकालो। निकालने का क्या तरीका है? इंडिया को एंटर होने दो, बात खत्म हो जाती है। जब इंडिया भी उस पूरे प्रोजेक्ट से फायदा उठाएगा, रशिया तक जाएगा, पूरे यूरोप तक, तो बात आपकी खत्म हो जाएगी। मैं ये कह के वहां पे चला आया। सो ऑलरेडी इन 2018 या 19 में जब ये हुआ था, मैं कह के आ चुका हूँ। तो हर हर ओके। इंटरव्यू में मैं यही कहता हूँ, पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट में कश्मीर के इशू पे, जिसको मैंने खुद शो किया है कि पाकिस्तान ने किस तरह अपनी गलतियों से ये इशू अपने हाथ से निकलने दिया है। अब जब आपके हाथ से निकल जाता है, जंगें हो जाती हैं, तो यार फिर हिस्ट्री इस तरह ही होती है ना। आफ्टर ऑल
कांग्रेस ने 50 साल स्ट्रगल करके चाहा कि इंडिया यूनाइटेड रहे, तो वो टूट गया ना, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते कि यार जंग के बाद हमारे बस में नहीं है कि हम उस वाले इंडिया के कश्मीर को अपना हिस्सा बना लें? व्हाट इज़ द बिग लॉस देयर? हुँ, तो ये राइट। इसमें रैशनल थिंकिंग की बात होती है। वो एक है इंटरनेशनल रिलेशंस में कि स्टेट्स रैशनली कैलकुलेट करती हैं व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, व्हाट इज़ गुड। फिर होता है ब्यूरोक्रेसीज़ क्या करती हैं, फिर होता है पॉलिटिकल लीडरशिप क्या करती है। जी। पाकिस्तान का तो मसला ये है कि यही नहीं पता लगता है कि डिसाइड कौन करता है पाकिस्तान के लिए। तो हाँ, किसका बिल्कुल ठीक। हाँ, ये प्रॉब्लम है। सर बिल्कुल सही है। अच्छा सर, हमारे इधर वैसे तो क्राइसिस इकोनॉमी की क्राइसिस हैं, एनर्जी क्राइसिस हैं, आजकल एक दफ़ा फिर टीटीपी इनेक्शन है, सिक्योरिटी की क्राइसिस हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। फ्लड आया हुआ है, ये सारा कुछ है। सर बात ये हो रही है कि जी व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि भई आप हमसे गैस ले सकते हैं और ये पॉसिबल है, कोई मसला नहीं है। ठीक है? मैं कहता हूँ सर रशिया तो चले हमसे दूर है, ईरान हमारे साथ बॉर्डर लगता है उनका शायद हुँ, 1200-1300 हुँ। किलोमीटर का। पाइपलाइन सर बलूचिस्तान से आगे जाके हमने नवाबशाह तक लेके आना है। 2000 पता नहीं 8 में या 9 में गालिबन आसिफ अली ज़रदारी साहब वहाँ पे गए थे और कहते जी इसका इख्तिताम हमने कर लिया, बस ये काम हो जाएगा पता नहीं 2-3 सालों में। आज तक ऑलमोस्ट 10 से 12 साल गुज़रे हैं, लेकिन 1 इंच पाइपलाइन हमने सर वहाँ नहीं बिछाई। तो सर फिर हम किस मतलब क्या कहते हैं, हम दुनिया से क्या चाहते हैं कि दुनिया बस मेरी वैसे ही अगर आप आके और हमारे चीज़ें ले आके और हमारे एयरपोर्टों पे या सी पोर्ट्स पे उतार के और हमें कहे सर आप इस्तेमाल कर लें, आप बड़े महान किस्म के लोग हैं दुनिया की, स्पेशल किस्म की आप कौम हैं, क्योंकि आप जैसा कोई और है नहीं। अब मैं क्या कहूँ, देखो यार, ईरान के साथ पाइपलाइन जो चल बनेगी वो फिर हिंदुस्तान भी तो जाएगी ना, वहाँ पे खत्म नहीं हो जाएगी जी, नवाबशाह में। बिल्कुल। सर तो कासा वो का तो भी यही है, कासा हाँ, 1000 भी यही है। तो फिर पाकिस्तान अगर नहीं चाहता कि पाइपलाइन इंडिया में जाए, तो वो अपने वहाँ पे भी नहीं लाने देता यार, सिंपल सी बात है। अब ये दुनिया वाले जो पाइपलाइन लाना चाहते हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं ना लाना चाहते, वो उसे आगे ले जाना चाहते हैं, ये बिल्कुल प्रॉब्लम ठीक है। सर, बिल्कुल सही। पाकिस्तान की सारी प्लानिंग जो है ना, उसमें कोई सेंट्रल वो क्या कहते हैं, एक आर्गुमेंट के इर्द-गिर्द नहीं हो रही। ये केओस है। पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, एक तो पता नहीं हैं कौन, अगर हैं भी, हुँ, तो वो एडहॉकिज़्म से चलते हैं। यहाँ ये फैसला कर दिया, वहाँ यहाँ कर दिया। रिएक्टिव फैसले हैं इनके, प्रोएक्टिव फैसला कोई भी नहीं है। और इन्होंने लोगों को इतना ज़हर यानी प्रोपेगेंडा कर कश्मीर का अब मुसीबत बना ली है, कौन वहाँ से निकले, वो इनके लिए मुसीबत हो गई है। और लब्बैक वाले पाले थे, वो इनके वैसे नहीं छोड़ते अब। तो हाँ। ये कई जगह से घिरे हुए हैं ना, ये प्रॉब्लम है। अच्छा सर, मतलब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा शुक्रिया अदा किया एफएटीएफ के ऊपर शी जिनपिंग का। और हालांकि जिस वक्त ये आए थे तो कहा जा रहा था कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब दौरा करने वाले हैं बहुत जल्द चाइना का, लेकिन सर अच्छा, चाइना से कोई दावत आती तो फिर दौरा होता। हाँ, ये ऑलमोस्ट भी कोई है। 4 महीने या 3 महीने गुज़र गए और अब शी जिनपिंग से फाइनली उनकी मुलाकात हुई और अब इन्होंने अनाउंस भी कर लिया कि शहबाज शरीफ साहब नवंबर में चाइना का विज़िट कर रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, जाएँ ज़रूर जाएँ, मैं इसके हक में हूँ। हाँ जी। बिल्कुल सर, मैं कहता हूँ कि जाना चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि किसी कंट्री के साथ भी इस तरह के क्लैशेज़ ना रखें, बल्कि जहाँ पे पाकिस्तान का इंटरेस्ट हो और अवाम की ज़िंदगियाँ बेहतर हो सकती हो, तो सर उनके साथ रखें। वो हिंदुस्तान हो, इज़राइल हो या दुनिया का कोई और मुल्क हो। ठीक है, लेकिन सर आप जी, इज़राइल को छोड़ो, चाइना को छोड़ो, सबसे पहले पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान के साथ नॉर्मल करो, तुम्हारे सारे दरवाज़े ऑटोमैटिकली खुल जाते हैं। और इज़राइल भी आ जाएगा और ये सारे आ जाएँगे। प्रॉब्लम तो पाकिस्तान का है ना, कि जैसे आप बता रहे हैं यार, ईरान से वो गैस या ऑयल आ सकता है, सिर्फ़ ये कि हिंदुस्तान ना जाए, इन्होंने अपना भी फ़ायदा नहीं देखा हुआ। देखो ना, इंडिया को नुकसान तो हो रहा है, चलो, उन्होंने कोई तरीका ढूँढ लिया है। आपको फ़ायदा इससे हो रहा है कि सर उनके पाइपलाइन पास तो नहीं 100 आई। अल्टरनेट है, वो तो अपनी चीज़ें वो तो रशिया से भी ले लेते हैं, वो तो ईरान से एग्ज़ैक्टली, भी ले लेते हैं, वो तो बहुत कुछ कर लेते हैं, अपने मुल्क के लिए वो कर लेकिन रहे हैं। बात ये है कि पाइपलाइन चलो इंडिया तक तो ये नहीं पहुँचा रहे, ये पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया है। क्या ये ईरान से पाकिस्तान में ले आए हैं कि इनको फ़ायदा हो रहा हो? नो। तो फिर व्हाट इज़ द गेन? आई थिंक इट इज़ नो गेन।
मैं लॉजिक के एतबार से सोचता हूँ, जी, तो जी। मेरे सामने ये सारे जो है ना, इन्फेंटाइलिज्म के शिकार हैं, बचकाना सोच, दैट्स ऑल। एमी राइट। इमोशंस और आइडियोलॉजी और पता नहीं क्या-क्या फ़तूर ज़हन में इन्होंने डाला हुआ है, वरना पाकिस्तान को इस मौके पे देखो यार, अभी पता नहीं 2-3 दिन पहले किसी को मैंने थोड़े से ऐसे ही पैसे भेजे, तो $1 क्या कहते हैं, कोरोना पहले होता था ₹11 का या क्या, वो 22 का हुआ है, जी। स्वीडिश क्रोना, सर डबल से डॉलर ज़्यादा। ₹250 का हुआ है, ₹250 का डॉलर ढाई यूएस सौ का हो डॉलर है गया है। सर इस वक़्त जब मार्केट मैं में। आया था 2019 में तो 105 का था, यस, 105 का। ये बिल्कुल ऐसा डबल ही है। से ज़्यादा हो गया है। जी। इनको क्यों अकल नहीं आती और क्यों समझ नहीं आती, ये चाहते क्या हैं? मुझे तो कोई लगता है, मैंने एक इंडियन ऐसे कमेंटेटर को सुना है कि लगता है कोई विदिन पाकिस्तान को खत्म करना चाहता है। आई एम नॉट वन ऑफ देम, हुँ। यू आर नॉट वन ऑफ देम। हम जो ये बातें करते हैं, पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट में करते यस, हैं, एग्ज़ैक्टली सर, ठीक है ना? मैंने बिल्कुल सर। बार-बार कहा है, क्रिटिकल जी। है, लेकिन डिस्ट्रक्टिव नहीं है हमारी कोई बात। क्रिटिकल होना इज़ वन थिंग, डिस्ट्रक्टिवली सोचना इज़ अ डिफरेंट थिंग। सर जो लेकिन डिस्ट्रक्शंस कर रहे हैं सर जो ये तो क डिस्ट्रक्शंस कर इसे रहे ही हैं ना, उसे मैं कहता हूँ नाहिलिज्म, ये तो नाहिलिस्ट हैं। ये पाकिस्तान का सत्यानाश कर रहे हैं, इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। सर पॉलिसी छोड़ो, मेकर्स तो ये है ना, ना आप पॉलिसी बनाते हैं, ना मैं पॉलिसी बनाता हूँ। यही अगर तो हम कोई प्रॉब्लम चीज़ है। गलत है तो उसको क्रिटिसिज़्म करना हमारा मेरे ख़्याल में जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर्ड है, अकॉर्डिंग टू दैट भी हमारा एक राइट है कि हम उस पे बात कर सकते नहीं, एज़ अ ड्यूटी, एज़ अ थिंकिंग ह्यूमन हैं। बीइंग, इसे मैं कहता हूँ पब्लिक इंटेलेक्चुअल, या कि अगर आप इतना पढ़ लिख गए हैं, दुनिया को जानते हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सोच के कंस्ट्रक्टिव बात करें। तो हम तो यही राइट, करते हैं, तुम भी करते हो, मैं करता हूँ, और भी यस। कई पाकिस्तान में बड़े-बड़े रोशन ख़्याल लोग भी हैं। सर इसमें कोई शक नहीं है और ये बहुत लेकिन अच्छी क्या, बात है, इट्स अ गुड साइन। हाँ जी, लेकिन अच्छा लेकिन जी, जी, प्लीज़, उनको प्लीज़ आप चांस बोलिए। नहीं ना देते आगे आने का। नहीं देते सर एग्ज़ैक्टली बिल्कुल उनको आपकी कहाँ बात चांस देते हैं, सही है। उनको कहाँ देते हैं। हाँ, अच्छा सर एक चीज़ और है इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी के फ्रंट पे हम जिस चीज़ को फेस कर रहे हैं आज भी एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है सवात में अच्छा, टीटीपी वाले वहाँ दंदनाते फिर रहे हैं। इसके चलो, अलावा हमारा जो खैबर पख्तूनख्वा के मोस्ट इलाके हैं, वहाँ पे वो लोग नमूदार हो चुके हैं। चलो, जब बात की जाती है तो कहते हैं जी हमें तो नहीं पता और कहते हैं कि ये लोग पता नहीं अपनी तरफ से ये कहानियाँ सुना रहे हैं। सर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं। एक बड़े अच्छा, ज़बरदस्त किस्म के यंग मैं पॉलिटिशियन कहता हूँ उसको, तगड़ा आदमी है। उसने कहा है कि $20 करोड़ का हम भत्ता दे चुके हैं पिछले 1 साल के दौरान और पाकिस्तान इसमें गवर्नमेंट दे चुकी है। मुख्तलिफ लोगों से सर लिया गया है, तौबा यार! टीटीपी के ये ज़रिए या फिर अफ़गान टीटीपी ने, तालिबान के ज़रिए। चलो, चलो, हम और दे हम ये चुके हैं। यहाँ पे लगे हुए हैं कि जी अफ़गानिस्तान का ये कर लो और अफ़गान तालिबान का वो कर दो, तो फलाँ कर दो, ढिमका कर दो। सर हम अपनी चीज़ों को क्यों नहीं देखते? ये सर मुझे ये चीज़ समझने इसीलिए इसीलिए कि क्लेम ये पैट्रियोटिक अपने आप को करते हैं, हकीकत में तुम और मैं पैट्रियोटिक हैं। हमें कोई चांस नहीं है, इनको इस किस्म की अ, गलत फैसले करके और करते जाने पे कोई लगाम ही नहीं है इनकी। क्या किया जाए? अब ये जो आप बता रहे हैं, हमारे एक सेनेटर ने कहा है ना, बिल्कुल सर। तो उसने कहीं मुस्तफ़ा नवाज़ स्टडी खोखर साहब सर। और कोई स्टडी करके की होगी सर ना, पढ़ा-लिखा आदमी है, काफ़ी पढ़ा-लिखा काबिल आदमी है। बंदा है, ऐसा आम तो पॉलिटिशियन नहीं है। उसकी सुन लो यार, मेरी तो ना सुनो। आप अपने सेनेटर की बात सुन लो। अब व्हाट टू डू? बात अभी तक ये है कि हू डिसाइड्स इन पाकिस्तान? यस। ये भी कंस्पिरेसीज़ थ्योरी है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी कुछ नहीं है, कहीं बाहर से हुक्म आते हैं। मैं आई डोंट वांट टू बाय दैट आर्गुमेंट, बट अगर हम तलाश नहीं कर सकते, वो हुँ, क्या कहते हैं, एक चिराग लेके ढूँढें कि कौन है, तो फिर कहीं कोई बाहर ही होगा ना जो ये डिसाइड कर रहा है। एग्री एग्री सर। व्हाट कैन वी लेकिन से यार? अ, बड़ी दुःख जी, की जी। बात है, दुःख की बात है। एग्ज़ैक्टली सर दुःख और बहुत ज़्यादा दुःख की बात है क्योंकि आम लोगों की ज़िंदगी वो दिन-ब-दिन मुश्किल होती जा रही है। वो हर आम आदमी का किसी बुरा भी हाल है। वजह से हो। लेकिन उसमें एट द एंड जो रोल होता है यकीनन वो हुकूमत या फिर जो आजकल इमरान खान साहब अपोज़िशन है, इन लोगों का होता है लेकिन भुगतना आम पाकिस्तानी ने है। ना इमरान खान साहब ने भुगतना है, ना मियाँ शहबाज शरीफ साहब, नवाज़ शरीफ साहब, बिल्कुल, ज़रदारी साहब, ना जनरल बाजवा साहब, ना किसी और जनरल साहब ने, किसी और ने नहीं भुगतना।
भुगतना हिंदुस्तान आम 300 पाकिस्तानी ने भुगतना है, और आम पाकिस्तानियों के पास कोई और रास्ता भी नहीं है। आपको 3 पता है कि3 मतलब कहाँ जाएँगे बेचारे? यहाँ से जाएँगे तो 300 क जी, जी, 300 कनाल का जिसके पास बनी गला में घर होगा ना, उसने जी, क्या भुगतना है यार? एग्री सर। और नवाज़ शरीफ का घर तो जाके देखो। बिल्कुल सर। व्हेन आई स व्हेन आई सॉ इट आई वाज़ शॉक्ड। यानी बिल्कुल, एक गरीब मुल्क के अंदर इतनी बड़ी एस्टेट बना ली, जो एक ज़माने में दकियानूसी दौर में नवाब नवूब करते थे। जी। तुम मॉडेस्टली रहो, ये बेहुदा लोग हैं सारे। सर एक चीज़ आखिर में आपने बात कर ली कि इस वक़्त इस गरीब मुल्क का जो पूरी दुनिया में हम फिर के मदद माँग रहे हैं। जी, अभी जी। 5 दिन पहले 4 दिन पहले सर एक मतलब कैबिनेट में मज़ीद इज़ाफ़ा कर दिया गया। 75 लोग हमारे कैबिनेट के इस वक़्त सर, कोई मिनिस्टर है, कोई एडवाइज़र है, कोई मतलब स्पेशल एडवाइज़र है, खुदा जाने कि क्या-क्या है। नहीं हो रहा सर, कोई काम नहीं हो रहा, बाकी हर चीज़ बड़ी परफेक्ट इनकी चल रही है। वही ना, तनख्वाहें मिल रही हैं, बस दैट इज़ करप्शन ना, कि ये जो 75 का कैबिनेट है, उनको ना सिर्फ़ तनख्वाहें मिलेंगी, नौकर-चाकर, चौकीदार, घर गाड़ियाँ रहने को, ये सारी गाड़ियाँ, खर्चा, ये वो, तो मौजें ही मौजें हैं। मौजें ही बिल्कुल सर, मौजा अंग्रेज़ी में, पंजाबी में कहते हैं, मौजा ही उनको मौजा, बिल्कुल मौजा मौजें ही ही मौजा मौजा है हैं, इनकी। मौजें ही मौजा हैं। हाँ, और चीखें निकलनी है अवाम की। सर बहुत आवाम शुक्रिया की। आपके टाइम का, थैंक यू वेरी मच कि आपने शो ज्वाइन किया, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।